हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो में बिहार बोर्ड के 12th क्लास के बुक के पोएट्री सेक्शन के तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, और वो भी बहुत ही सरल भाषा में। कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इससे इस चैप्टर से जुड़े हुए हर क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। अब वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, एक्सप्लेनेशन हो या शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हो। तो इस वीडियो में इस चैप्टर से जुड़े हुए हर वो तथ्य को बताए गए हैं जो आपके एग्जाम के लायक हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस चैप्टर को देखते हैं, समझते हैं, और इस चैप्टर में क्या क्या बातें किया गया है उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले हमें जानना होगा इसके राइटर के बारे में, अबाउट पोएट के बारे में। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर्स नेम जो है ना, लेखक का जो नाम है वह है W.H. अर्डेन, जिनका पूरा नाम है विंस्टन हग अर्डेन। तो उससे भी पहले ध्यान दें, यह जो चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या बोला जाए, टाइटल क्या है ना कि अब पत्ते, लीव्स यानी पत्ते, तेजी से, फास्ट, तेजी से गिर रहे हैं। इस पोएम का नाम है कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। लेकिन इस पोएम में पत्ता तो बोला गया है जरूर, लेकिन उनका कहने का मतलब कुछ और था। लेखक का कहने का मतलब है कि अब व्यक्ति, मनुष्य जो है ना बड़ी तेजी से मर रहे हैं। मनुष्य जो है अपनी कब्र की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कारण कोई भी हो सकता है, वह कष्ट, पीड़ा, तनाव या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसके कारण मनुष्य बड़ी तेजी से मर रहा है। और इस बात को कहने वाले कौन है, तो इस बात को कहने वाले हैं W.H. अर्डेन। हमने अभी आपको बताया कि W.H. अर्डेन का नाम है विंस्टन हग अर्डेन। इनके बारे में जाना जाए, और आपको बार बार जितने भी हमने कविता पढ़ाया है, जितने भी हमने चैप्टर आपको अपलोड किए हैं वीडियो में, हमने बार बार एक बात बताया है कि कवि के जो सेक्शन होते हैं ना, पोएट वाले जो डाटा होते हैं, उसको कभी आप छोड़िएगा मत, भूल से भी मत छोड़िएगा। उसमें से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, तब मालूम चलेगा कि इस पॉइंट से ना भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इसके लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं, और बहुत आसान शब्द से। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। विंस्टन हग अर्डेन, जिनका जन्म हुआ था 1907 में, मृत्यु हुआ था 1973 में। आगे क्या बात कहा गया इनके बारे में, हु ऑन द पुलित्जर प्राइज इन 1948। मेरे भाई देखिएगा, जिन्होंने जो पुलित्जर प्राइज को जीते थे, जो पुलित्जर प्राइज को जीते थे 1948 में, 1948 में। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। कौन सा क्वेश्चन आएगा कि W.H. अर्डेन ने कौन सा प्राइज जीता, आपको बताना होगा कि W.H. अर्डेन पुलित्जर प्राइज जीते थे। अगला क्वेश्चन होगा कब जीते थे, W.H. अर्डेन पुलित्जर प्राइज कब जीते थे, तो आपको बताना होगा कि कब मिला था। 1948 में इनको मिला था। एक क्वेश्चन और बनता है, किसके लिए मिला था। अगर अवार्ड मिलता है, किसी को प्राइज मिलता है, तो कोई ना कोई वजह से मिलता है। अगर लेखक को अवार्ड मिल रहा है तो कोई ना कोई रचना की वजह से मिल रहा है। तब यहां पर क्या है, फॉर हिज कलेक्शन, ध्यान दीजिएगा, फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यहां पर ना कई ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं। क्या बोला जा रहा है कि W.H. अर्डेन, जिन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता, जिनको मिला था पुलित्जर प्राइज 1948 में मिला था, किसके लिए मिला था, तो इनका एक पोएम है, पोएम का संग्रह है द एज ऑफ एंजाइटी। इसी रचना के लिए, याद रखिएगा, द एज ऑफ एंजाइटी, इसी रचना के लिए इनको W.H. अर्डेन को पुलित्जर प्राइज मिला 1948 में। बोलो क्लियर है।
क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया इनके बारे में। वॉज अ वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, वर्स ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। भाई उन्होंने उनमें ना एक गुण नहीं था, पूरे गुण से भरे हुए थे। बहुत सारे बहुयामी कवि थे, हम बोल सकते हैं कि वह एक वर्सटाइल कवि थे, बहुयामी कवि थे। बहुयामी का मतलब ना जिसमें एक गुण ना हो, एक क्वालिटी ना हो, बहुत सारे क्वालिटी हो। अब यहां पर बताया गया है वॉज W.H. Auden थे, क्या थे? अ वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअल विगोरस, बहुयामी और बौद्धिक रूप से मतलब बुद्धि से विगोरस सशक्त पोएट कवि थे। वह बहुयामी और बुद्धि से सशक्त, बौद्धिक रूप से सशक्त कवि थे, और साथ में वर्स ड्रामाटिस्ट, वह नाटक को भी लिखते थे, वह नाटककार थे। लेकिन यहां पर जो वर्ड आया ना वर्स, या वर्स क्यों आया? या नाटक को कविता के रूप में लिखते थे, काव्य नाटककार थे। काव्य का मतलब कि नाटक को कविता के रूप में पेश करना, दिखाना। आगे क्रिटिक, आलोचक थे, ट्रांसलेटर या अनुवादक भी थे, एंड एडिटर और संपादक भी थे। मेरे भाई सोचिए, एक व्यक्ति में, एक इंसान में इतने क्वालिटियां हैं। कौन कौन से क्वालिटी हैं? तो वह कवि भी हैं, ड्रामाटिस्ट भी हैं, क्रिटिक हैं, ट्रांसलेटर हैं और एडिटर हैं। और आगे देखिए, पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम। ठीक है, क्या बताया गया है कि जो कविता है उनके लिए, कविता उनके लिए कोई कविता सीरियस गेम था। अब यहां पर पूछा जाता है कि W.H. Auden के लिए पोएट्री क्या है? आपको बताना होगा वह सीरियस गेम है। कभी भी कविता को वह हल्के में नहीं लेते हैं, पूरे जी जान लगाकर, पूरे जुनून के साथ लिखते थे। तो कविता जो है ना उनके लिए एक सीरियस गेम है, एक गंभीर खेल है। आगे, विच, जिसे शुड डीपेन पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस। आगे क्या बताया गया है? जिसे, देखिएगा, जिसे लोगों के, पीपल्स, लोगों के आत्म जागरूकता के गहराइयों से होना चाहिए। इनका कहना है कि जो कविता होना चाहिए लोगों के आत्म जागरूकता, अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता, से जुड़ा होना चाहिए, उनकी गहराइयों से जुड़ा होना चाहिए। आगे क्या बोले हैं? बट, लेकिन, इट शुड इन नो केस, देखिएगा, लेकिन किसी भी तरह से इसे डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। लेकिन किसी भी तरह से, इसको किसी भी प्रकार से, देखिएगा, व्यक्ति के, मनुष्य के राजनीतिक या धार्मिक चॉइसेस, चुनाव को, दो बातें बताए हैं, राजनीतिक और धार्मिक चॉइसेस को, चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करना चाहिए। कविता किसी व्यक्ति के राजनीतिक मुद्दे पर नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति के धार्मिक मुद्दे पर नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना था W.H. Auden का। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। His early poems, उनकी जो पहले वाली कविताएं हैं, ठीक है, एग्जिबिट, उजागर करती है, दिखाती है His interest in political affairs and ideas। क्या बताया गया है? उनकी जो अर्ली जो कविताएं हैं वह उजागर करती है, एग्जिबिट, उजागर करती है, दिखाती है His interest, उनके रुचि को, in political affairs, राजनीतिक मामलों एंड आइडियाज, विचारों में। उनकी जो पहले वाली कविता थी यह दिखाती थी कि इनका जो रुचि था पहले वह राजनीतिक मामलों में है और उन राजनीतिक विचारों में था। बट, लेकिन, हिज लेटर पोएम्स, लेकिन उनकी बाद वाली कविता, आर ओवरटली, उनकी बाद वाली जो कविता है प्रत्यक्ष रूप से क्रिश्चियन, ईसाई धर्म से जुड़ी है, एंड मोर पर्सनल इन टोन, और वह कविता टोन में, स्वर में ज्यादा व्यक्तिगत है। पूछा गया, बोला गया कि इनकी जो पहली वाली कविता थी ना, पहले अर्ली जो पोएम थे उनका संबंध था राजनीतिक से, लेकिन बाद वाली जो कविता था उनका संबंध रहा है
देखिएगा, धर्म से, क्रिश्चियन धर्म से, ठीक है। और आगे, एज अ टेक्नीशियन, एज अ टेक्नीशियन, तकनीशियन के रूप में, ठीक है। ऑर्डेन एक्सप्लोर्ड अ वेराइटी ऑफ सटेंजा फॉर्म्स, ऑर्डेन ने एक्सप्लोर किया, यह दुनिया को दिखाए, एक्सप्लोर किए वेराइटी ऑफ सटेंजा फॉर्म, सटेंजा के विविधता, विभिन्न रूपों को, सटेंजा के विभिन्न छंद के रूपों के विविधता को इन्होंने दिखाया। एंड मीटर्स, और यह विधाओं को, मीटर्स को भी यह दिखाए हैं दुनिया के सामने, इन्होंने एक्सप्लोर किया। किसको किसको एक्सप्लोर किया? तो सटेंजा के फॉर्म्स को और मीटर्स को। ही हैड अ पैशन, उनको एक शौक था, उनको एक शौक था। अब पैशन में उनको क्या था भाई? फॉर वर्ड क्वाइनिंग, मेरे भाई क्वाइनिंग का मतलब होता है शब्दों का निर्माण करना। इनको नए नए शब्द बनाने में बड़ी आनंद आते थे, बड़ी मजा आता था नए नए शब्द को बनाने में। तो इनको जो था ना, देखिएगा, इनको शौक था किस चीज का? तो शब्द को बनाने में, एंड और यूजिंग आर्काइक वर्ड्स, और प्राचीन शब्दों के प्रयोग करने में इनको बहुत मजा, इंटरेस्ट आता था, इनका शौक था। दो शौक के बारे में हम बताया गया, देखिएगा, शब्द को बनाना और प्राचीन शब्दों का प्रयोग करना। अगला जो है विच मैक्स हिम, और यह सारी जो क्रियाएं हैं, जो काम है, कौन कौन सा? तो शब्द को बनाकर लिखना और प्राचीन शब्द का प्रयोग करना, जो मैक्स हिम एट टाइम्स, उस समय उन्हें बनाते थे, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको समझने में मुश्किल बनाते थे। सिंपल सी बात है कि यह ऐसे ऐसे शब्द का यूज करते थे, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते थे जो और लोग नहीं जानते थे। तो जो और लोग नहीं जानते हैं और वर्ड का अर्थ समझ नहीं पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इनकी कविता को समझना भी मुश्किल होगा, इनके फीलिंग्स को समझना भी मुश्किल होगा। और यही बात यहां पर लिखा गया है कि जिसके कारण उस समय उनको समझना, देखिएगा, उनको समझना, अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता था, समझना मुश्किल होता था। अगर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर मेरी बात ही आपको समझ में नहीं आ रही है तो शायद आप मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाइएगा। उसी तरह इनके लिखे हुए ऐसे ऐसे वर्ड्स आते थे कि लोग समझ ही नहीं पाते थे, तो इसलिए उनको समझना, उस समय उनको समझना बड़ी मुश्किल होता था। आगे, ही लेफ्ट इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया, उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया एज अर्ली एज 1939, 1939 से पहले, 1939 से पहले उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया। टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और जाकर सेटल हो गए परमानेंटली, जाकर रहने लगे परमानेंटली, अस्थाई रूप से अपना घर ठिकाना बना लिया। कहां? यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जाकर अमेरिका बस गए, यूनाइटेड स्टेट्स में या जाकर रहने लगे, ठीक है। आगे, ऑर्डेन्स वर्क, ऑर्डेन की जो रचनाएं हैं, इज डिवाइडेड, वह बांटी गई है इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। जब ये दो देश के निवासी हो गए, पहले रहते थे ब्रिटेन में, ब्रिटेन को छोड़कर अब रहने लगे अमेरिका में, तो इन्होंने जो रचना किया ना, वह दो तरह से किया। कुछ तो ब्रिटेन के लोगों के लिए किया, कुछ अमेरिका के लोगों के लिए किया, कि भाई दोनों में कोई बुरा ना माने। तो अब यह सवाल उठता है ना कि ब्रिटेन के लोगों के लिए कौन कौन सी रचना इन्होंने किया, अमेरिका के लोगों के लिए इन्होंने कौन कौन सी रचना किया। और आप देख सकते हैं, यही जो है ना, मुस्कुराते हुए दिख रहा चेहरा, मुस्कुराते हुए जो है ना, W.H. ऑर्डेन है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसमें बाकी है, उसको देखा जाए। अगला की बात किया जाए, देखिएगा अगला क्या पॉइंट है, द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेस, जो ब्रिटिश लोगों के लिए इन्होंने लिखा था, उसमें से कुछ जो नोटेबल चीज हैं, नोटेबल मतलब जो ज्यादा प्रसिद्ध रचना है, वह कौन कौन से हैं? द ओरेटर्स, मेरे भाई ध्यान रखिए, द ओरेटर्स,
यह लिखा गया ब्रिटिश यानी अमेरिकन, सॉरी ब्रिटिश के लिए, इंग्लिश के लिए। द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम, ये सारी जो रचनाएं हैं ना, यह लिखा गया था ब्रिटिश फेज के लिए, ब्रिटिश लोगों के लिए लिखा गया था। आगे द नोटेबल, जो प्रमुख रचनाएं हैं, वर्क्स ऑफ अमेरिकन फेज, अमेरिकन के लिए जो प्रमुख रचनाएं हैं वह कौन कौन से हैं? तो न्यू ईयर लेटर, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग बिगिन, फॉर द टाइम बिगिन, द एज ऑफ एंजाइटी। देखिए, याद कीजिए, इनको एक प्राइज मिला था जिसका नाम था पुलित्जर प्राइज, और वह प्राइज जो मिला था ना, इसी लेखन के लिए मिला था। कौन सा लेखन के लिए? द एज ऑफ एंजाइटी। और द एज ऑफ एंजाइटी ये लिखे थे किसके लिए? अमेरिकन के लिए, अमेरिकन के लोगों के लिए, ठीक है। और आगे द शील्ड ऑफ अकिल्स, यह जो रचनाएं हैं यह सारे लिखा गया था अमेरिकन के लिए। यहां पर लिखा गया है, मेरे भाई ध्यान देना, यहां पर लिखा गया है अमेरिकन के लिए। और आगे द प्रेजेंट लैरिक, यह लैरिक क्या होता है ना, लैरिक हमने आपको समझाया, यह है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, यह है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। तो जो प्रेजेंट लैरिक है, जो वर्तमान जो लैरिक है, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, आपसे पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है। ऑप्शन आ सकते हैं, या ओध है, या सोनेट है, या लैरिक है, क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि यह लैरिक है, यह ऐसी कविता है जो गाया जा सके। अगला जो बताया गया है, यह कविता इनेक्ट्स, यह उजागर करती है द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। देखिए, बहुत बढ़िया चीजें बताया जा रहा है। यह कविता जो है ना, जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह कविता उजागर करती है, अभिव्यक्त करती है। क्या अभिव्यक्त करती है? तो मानव जीवन में निहित, मानव जीवन में निहित, मानव जीवन में शामिल उस फ्रस्ट्रेशन को, उस विफलता को, उस निराशा को व्यक्त करती है, ठीक है। द एस्पिरेशंस, और वह इच्छा, दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो पूरा नहीं हुआ, एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और क्या उजागर करती है? अकेलापन का सेंस को, अकेलापन के समझ को यह उजागर करती है। इन विच, जिसमें एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जीता है और मरता है। यह कविता जो था ना, इसमें निराशा को शामिल किया गया, मानव जीवन में जो निराशा है उसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो चलिए, अब यह तो था अबाउट पोएट, पोएट के बारे में हमने एक एक वर्ड को देख लिया। इससे भर भर के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको आप जरूर ध्यान पूर्वक देखें, और जो चीजें मेन वर्ड है, मेन लाइंस है, उसको आप अंडरलाइन जरूर कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कविता में क्या है। यह तो था कवि के बारे में, कवि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में, इस पोएम में क्या क्या कवि ने कहा है, W.H. ऑर्डेन ने क्या क्या बोला है, इसको देखते हैं, और बहुत ही सरल भाषा से देखते हैं और तस्वीर के माध्यम से देखते हैं। देखिए, शुरुआत के जो फर्स्ट के 2 लाइन्स है ना, वह क्या बोला गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, बोला गया है कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। देखिए, जैसे पहला जो तस्वीर दिखा रहा है ना, कि जो पेड़ से पत्ते हैं ना, या पेड़ से पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं। एक्चुअली कवि दिखाना चाह रहे हैं ना कि भाई पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन कहना कुछ और चाह रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि जो मनुष्य है अब तेजी से मर रहे हैं, मनुष्य कब्र की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। और क्या बोले हैं, देखिएगा, नर्स फ्लावर्स, यह जो नर्स है ना, यह नर्स एक नाम है, और यह नाम है इस पेड़ का, यह जो है ना इस पेड़ का नाम है। नर्स एक पेड़ का नाम है। और क्या बोला गया है? नर्स फ्लावर्स। अब यह नर्स फ्लावर्स क्या है ना, यह जो छोटे छोटे फूल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यही सारे फूल्स है ना, इन्हीं फूल्स को बोला गया नर्स फ्लावर्स। मतलब नर्स नामक पेड़ के नीचे उगने वाले जो छोटे छोटे पौधे फूल है ना, यह बताया जा रहा है। तो क्या बोला गया है कि नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, यह जो छोटे छोटे फूल है ना, यह भी अब बचेंगे नहीं।
या जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, जो फूल हैं या दिख रहे हैं, या फूल भी अब नहीं बचेंगे। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं, नर्स नामक पेड़ के नीचे उगने वाले फूल अब नहीं बचेंगे, वह भी खत्म हो जाएंगे। अगली लाइन की बात किया जाए, देखिए अगला जो है ना आपके सामने, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। मेरे भाई ध्यान से दीजिएगा, क्या बताया गया कि जो नर्स हैं, नर्सेस जो हैं, जो देखभाल करने वाले जो हैं ना, वह सारे ग्रेव में चल गए, कब्र में चले गए। कब्र या ग्रेव का मतलब होता है कब्र। जो नर्सेस हैं, जो देखभाल करने वाले हैं इन सारे पेड़ पौधे लोगों को, वह सब जो है ना वह कब्र में चले गए। एंड और द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, और जो प्रेम्स होता है ना, प्रेम्स होता है बच्चों की चार पहिया गाड़ी। बच्चों की चार पहिया गाड़ी इस तरह से, जो आपके सामने ये तस्वीर दिख रही है ना, इस तरह से, ऐसा गाड़ी जिसमें चार पहिया हो। तो और क्या बोले, द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, और बच्चों की चार पहिया गाड़ी यह लुढ़कती हुई चली जा रही है, या रुक नहीं रही है, यह लुढ़कती हुई चली जा रही है। इसको देखभाल करने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि नर्स जो है ना, देखभाल करने वाले, बच्चों की देखभाल करने वाली जो है ना, वह कब्र में चले गए। तो शुरुआत के लाइन में क्या बताया गया कि पेड़ से पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं, और उन गिरने की वजह से नर्स नामक पेड़ के नीचे उगने वाले फूल अब नहीं बचेंगे। नर्स टू द ग्रेव्स आर गॉन, बताया गया है कि जो नर्स हैं, जो बच्चों की देखभाल करती हैं, वह सभी लोग कब्र में चले गए, मतलब उनका भी मौत हो गया। ग्रेव जो है ना, ग्रेव्स का मतलब है कब्र। और प्रेम्स, जो बच्चों की जो चार पहिया गाड़ी है, जिसमें बच्चे को खिलाया जाता है, देखभाल किया जाता है, वह जो है ना रोलिंग ऑन, वह क्या ना, वह चल रहे हैं, लुढ़क रहे हैं। मतलब कवि का बोलने का मतलब है कि समय का पहिया चल रहा है या रुका हुआ नहीं है। बुजुर्ग लोग पहले मर रहे हैं, लेकिन युवा लोग भी नहीं बचने वाले। इनका भी एक दिन आएगा और यह भी कब्र में समा जाएंगे, कब्र में चल जाएंगे। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, एक ना एक दिन सबको जाना है। और ये कवि बता रहे हैं कि यह काम जो हो रहा है ना, कि अब तेजी से हो रहा है, लोग अब तेजी से मर रहे हैं, पेड़ से पौधे तेजी से गिर रहे हैं। चलिए अगला जो सेंटेंस है उसको देखा जाए। अगला क्या है, विस्परिंग नेबर्स। यह जो है ना, विस्परिंग नेबर्स, मेरे भाई ये ध्यान दीजिएगा, यह क्या होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एजेंट और मैसेंजर ऑफ डेथ, इसको बोला जाता है। यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यह वर्ड पूछा गया है ना कि विस्परिंग नेबर्स किसको कहा जाता है। तो विस्परिंग नेबर्स क्या है, एजेंट और मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु के वाहक, संदेश देने वाले। क्या बोला गया है कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स जो है ना, यह में दूत जो हैं, जो आपके सामने यहां पर दिख रहे हैं ना, वही बड़ी खतरनाक मुद्रा में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, बड़ी खतरनाक मुद्रा में। यह हमारे लेफ्ट और राइट है, मतलब चारों तरफ हम घिर चुके हैं मुसीबत से। अब नहीं लगने वाला कि हम बचने वाले हैं, क्योंकि हमारे आसपास दाएं बाएं हर जगह विस्परिंग नेबर्स आ चुके हैं। ठीक है, और आगे प्लग, प्लग का मतलब होता है छीनना। प्लग अस, हमसे छीन लेते हैं। देखिए हमें छीन लेते हैं फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमें छीन लेते हैं उस वास्तविक खुशी से। हम अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार, अपने लोगों के साथ खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही यमदूत आते हैं, वह हमें अपनी खुशियों से छीन ले जाते हैं। सब यहां का धरा रह जाता है, खुशियां यहीं रह जाती है। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर जो दिखाया गया सेकेंड तस्वीर ना, यह पूरा फैमिली को दिखा रहा है कि जो हमारी वास्तविक खुशी है ना, एक ना एक दिन यह खुशियां हमसे छीन जाएगी। अगला की बात किया जाए, देखिएगा, एंड और
द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो एक्टिव हैंड है, जो चंचल हाथ है, जो यह हाथ जो आज चंचल है, जीवित है, चंचल है, एक्टिव है यह हाथ, या एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, यह फ्रीज हो जाएंगे, या ठंडे पड़ जाएंगे। और यह ठंडा कब पड़ता है? मृत्यु के बाद। आज जो ये ठंडे जो हाथ है ना, सॉरी, यह जो एक्टिव जो हाथ है, यह ठंडे पड़ जाएंगे। और ठंडा कब होगा? जब हम मर जाते हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब वह हाथ उसका ठंडा पड़ जाता है। इतना ही नहीं, और क्या बोले हैं? लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, और मनुष्य अकेला घुटनों के बल बैठ जाएगा। उसके जो वह घुटनों नीज पर, देखिए वो क्या बताया गया ना कि वो नीज पर, वह घुटनों के बल बैठ जाएगा। थक हार कर, निराश होकर मनुष्य ना इस अवस्था में बैठ जाएगा। तो इसमें क्या बताया है? सेकेंड सेंटेंस में इन्होंने क्या बताया, देखिएगा। इन्होंने अभी तक बताया कि वी स्प्रिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, कि यमदूत जो हैं वो हमारे दाएं और बाएं हैं, और वह यमदूत हमें हमारी वास्तविक खुशियां से छीन ले जाएंगे। और आगे क्या बताया गया? और जो आज यह एक्टिव हैंड है, जो चंचल हाथ है, यह एक दिन ठंडे पड़ जाएंगे, और अकेला जो मनुष्य है वह घुटनों के बल बैठ जाएगा। अगला की बात किया जाए, देखिएगा। डेड इन हंड्रेड्स एट बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रे। क्या बताया गया है कि डेड इन हंड्रेड, जो कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो मरे हुए के पीछे सैकड़ों लोग जाते हैं। कोई व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उस व्यक्ति के पीछे पीछे सैकड़ों लोग जाते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। और उसको फॉलो करते हैं। वुडन का मतलब होता है ना कॉफिन, कॉफिन का मतलब होता है ताबूत, यह होता है ताबूत। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक्स, और वह हमारे रास्ते में उनको फॉलो किया जाता है लकड़ी के ताबूतों में। क्या बताया गया है? यह आपको दिख रहा है ना, इसमें व्यक्ति को डेड बॉडी रखा गया है, या लकड़ी के इसी को बोला गया ना लकड़ी के ताबूत, इसी को वुडन बोला गया है, लकड़ी के ताबूत को वुडन बोला गया है। और इसी के पीछे पीछे सैकड़ों लोग चलते हैं। और किसी का निधन हो जाता है, आप भी देखते हो कि हमारे समाज में क्या होता है ना कि कोई मर गया तो उसके पीछे सैकड़ों लोग जाते हैं, ठीक है। और क्या बोला गया, देखिएगा आगे क्या बोला गया। आर्म्स रेज स्टीफली, जो हाथ है ना कठोरता पूर्वक उठते हैं, टू रिप्रूव, डांटने के लिए, निंदा करने के लिए। आर्म्स रेज्ड स्टीफली, आर्म्स कठोरता पूर्वक उठते हैं, टू रिप्रूव, डांटने के लिए, इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, प्यार के इस झूठे दिखावे के लिए। आज वह व्यक्ति जिसके पीछे पीछे सैकड़ों लोग चल रहे हैं, वह बस यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें उनसे बहुत स्नेह था, लेकिन वास्तविकता था कि यह प्यार जो था यह झूठा था। यह लोग जो है ना उसी के पीछे यह बोलते नजर आ जाएंगे कि चलो अच्छा हुआ या मर गए, तो चलो अच्छा हुआ इन्होंने ऐसा किया था वैसा किया था, ठीक है। तो यह हमारे समाज में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो यहां पर वही बात बताया गया है कि जो आर्म्स है ना यह रेज स्टीफली, कठोरता से उठते हैं, टू रिप्रूव, निंदा करने के लिए, डांटने के लिए, इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, प्यार के या झूठे एटीट्यूड को। चलिए तो अगला सेंटेंस देखा जाए, आपके सामने आ चुके हैं। स्टैविंग थ्रू, यह स्टैविंग यहां पर नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए स्टाविंग, ठीक है, वर्ड गलत हुआ है। स्टाविंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो वर्ड है ना कि जब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो एक दिन ऐसे होंगे कि सारे पत्ते गिर चुके होंगे, और वह जो पेड़ है ना, वह जंगल जो है ना लीफलेस हो जाएंगे, मतलब बिना पत्ते के जंगल में। यहां पर देखिए यह जो दिखा रहा है ना, इस तरह के सारे पेड़ के पत्ते जो है ना गिर गए हैं, यह जंगल बिना पत्ता का जंगल हो गया है। तो
उस बिना पत्ते के जंगल में, ठीक है, स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब होता है ना भूखा, भूखे। ट्रोल्स, या ट्रोल्स क्या होता है, इसको बोलते हैं ना वीक्ड एंड अगली, वीक्ड एंड अगली क्रिएचर्स, वीक्ड एंड अगली क्रिएचर्स। ये जो होते हैं ना देखने में बड़ी बदसूरत होते हैं। ये जो सेकेंड जो पिक्चर दिखा रहा है ना यही है। और इनका जो जिक्र किया गया था स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी में, एक पुरानी कथा है स्कैंडिनेवियन, उसमें इनका जिक्र किया गया था ट्रोल्स का। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट लाइन पढ़ेंगे तो इसको समझ में आएगा। Starving through the leafless wood, trolls run a scolding for their foods. बिना पत्ता के जंगल से भूखे ट्रोल्स अपने खाना के खोज के लिए चिल्ला रहे हैं, भटक रहे हैं और साथ में दौड़ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ ना, कहने का मतलब क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं कि जो बुराइयां हैं जो पहले एक सीमित क्षेत्र में थी, अब वह सारी बुराइयां वहां से निकलकर अब बड़े पैमाने पर फैल रही है। यह जो ट्रोल्स आए हैं ना, यह सारे अगली क्रिएचर्स के लिए आए हैं, कुरूप प्राणी के लिए आए हैं। ठीक है, और यह जंगल से निकलकर अब अपने खाना के खोज में और शहरों की ओर भटक रही है, लोगों के बस्ती की ओर भटक रही है। ठीक है, तो अगला देखिएगा इसमें। एंड, और क्या बताया गया, एंड नाइटिंगेल इज डम। यह जो सिचुएशन देखी नाइटिंगेल ने, जो बुलबुल ने यह सिचुएशन देखा, तो वह गूंगी हो गई। डम का मतलब होता है गूंगी। ठीक है, एंड द एंजल विल नॉट कम। और यहां पर बताया गया है ना, जो देवदूत है ना, जो एंजल, जो देवदूत, जो लोगों की रक्षा करने वाले हैं ना, वह नहीं आएंगे। ठीक है, द एंजल विल नॉट कम। जो एंजल, जो देवदूत है ना, वह भी अब नहीं आएंगी। मतलब लोग जो है ना असुरक्षित हो गए। लोग, जो बुराइयां इतना बढ़ गई है ना कि लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और बताया गया है कि यह सारे सिचुएशन को देखकर जो नाइटिंगेल है, जो बुलबुल है, वह गूंगी हो गई है, उसके मुख से आवाज नहीं निकल पा रही है। इतना ही नहीं, जो एंजल हैं, जो मनुष्य की रक्षा करती हैं, वह भी अब नहीं आएंगे। ठीक है, तो आगे जो लास्ट सेंटेंस है ना उसको देखा जाए, क्या बताया गया, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। देखिए क्या बताया गया, जो ठंड है, ठंड आगे ठंड असहनीय है, इम्पॉसिबल असंभव है। आगे जो है ना असहनीय असंभव ठंड है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। क्या बताया गया कि आगे जो है ना माउंटेन्स की, पर्वतों की प्यारी चोटियां की श्रृंखला है। यहां पर बताया गया ना, देखिए कोल्ड जो है ठंड, इतने ठंड है ना कि सहने लायक नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड है। और इस ठंड का वजह क्या बना है, क्योंकि आगे पास में ही जो पर्वत की जो चोटियां हैं, जिस पर बर्फ जमे पड़े हैं, और इस वजह से इसके आसपास जितने भी क्षेत्र हैं ना, वो सारे ठंडे पड़े हैं। ठीक है, और आगे देखिएगा इसमें क्या बताया गया है, हुज वाइट वाटरफॉल, और उन पर्वत की चोटियों से जो सफेद झरना है, वुड ब्लेस, वो आशीर्वाद देगा। उन पर्वत की चोटियों से जो यह झरने हैं ना, जो पानी वहां से गिरता है, उन पर्वत की चोटियों से जो बर्फ पिघल कर पानी के रूप में आते हैं, ठीक है, कुड ब्लेस, वो आशीर्वाद देंगे ट्रेवलर्स, यात्रियों को, इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, उनके अंतिम समय में। मेरे भाई यह बताने की कोशिश किया गया है कि यह जो पर्वत से निकलने वाले जो व्हाइट वाटरफॉल हैं, वह जो राहगीर होते हैं, जिनका अंतिम समय आ चुका होता है, उस पानी को पीकर वो अपनी आत्मा को, अपनी खुद को संतुष्ट करते हैं। वह उनको क्या करता है ना, देखिएगा, यात्रियों को आशीर्वाद देता है उनके अंतिम समय में। जब उनका अंतिम समय आ जाता है, तब वह व्हाइट वाटरफॉल यात्रियों को आशीर्वाद देता है। याद रखिएगा, इसमें एक वर्ड है
वाइट वाटरफॉल, माउंटेन की प्यारी चोटियों से किस तरह का झरना निकल रहा था। तो आपको बताना होगा कि झरने का जो रंग था वाइट था, वाइट वाटरफॉल। तो उम्मीद करते हैं यह कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इस चैप्टर से जुड़े जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जो और भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारे अगले वीडियो में हम आपको लाएंगे। और अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, तो इसको दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।